बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। यौम मुबारक का इस्तकबाल करते हैं मोहब्बत के साथ, आजी के साथ और दुआ के साथ। सफ़र इश्क जो शुरू हुआ था वो अपने अख्ताम के करीब पहुंच चुका है और एक तरह से अपनी मंजिल के बहुत ही करीब है। और आज का दिन जो आपके लिए, मेरे लिए, इस दुनिया में मौजूद जितने भी अहले ईमान जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज के दिन को विटनेस कर रहे हैं, अपने आप को खुशकिस्मत समझिए क्योंकि आज का दिन अल्लाह ने आपको नसीब किया है। सबसे पहले आज यौम अरफा है, 9 ज़िलहज है और आज के दिन क्या क्या मनासिक हज अदा किए जाते हैं उसके ऊपर एक पैकेज हमारे पास मौजूद है, वो देखिए। वापस आएंगे तो हमारे पास एक सरप्राइज़ है। यौम अरफा के दिन पर अरफात के मैदान से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही एक ख़ास मेहमान, लेकिन इस पैकेज के बाद वो देखिए, फिर वापस आते हैं। लाता है। इस दिन आज़मीन मिना में मैदान अरफात में आते हैं। वकूफ़ अरफात के दौरान आज़मीन इमाम काबा का खुतबा हज सुनते हैं और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। रात मुज़दलिफ़ा में क़याम किया जाता है। 10 ज़िलहज को कुर्बानी की जाती है। हाजी इस रोज़ नमाज फ़जर से सूरज निकलने तक मुज़दलिफ़ा में ही क़याम करते हैं। तुलुए आफ्ताब के बाद हुजाज मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं। मिना पहुँचकर शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं जिसे रमी जमरात कहा जाता है। रमी से फारिग होकर कुर्बानी की जाती है। इसके बाद बाल कटवा कर एहराम खोल लिया जाता है, जिसके बाद हाजी तवाफ़े ज़ियारत के लिए रवाना हो जाते हैं। तवाफ़े ज़ियारत के बाद सफ़ा व मरवा की सई की जाती है। हुज्जाज कराम इस वक्त मैदान अरफात में मौजूद है। एक ऐसा मंजर होता है जब इंसान, जब मुसलमान अहले ईमान अपना हर तारुफ पीछे छोड़कर सिर्फ अल्लाह का बंदा बन जाता है, अब्दुल्ला बन जाता है। ऐसे ही मनाजिर इस वक्त अरफात के मैदान के अंदर देखे जा रहे हैं जहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं और मकसद सिर्फ एक है कि अपने रब के हुजूर सजदा रेस हो, अपने रब के हुजूर जाकर उससे दुआ मांगी जाए और उसको बताया जाए कि हम उसके बंदे हैं। आज यौम अरफा है, हज का वो अजीम रुकन जिसकी अहमियत के बारे में पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो जानती है और उनके लिए वो गैर मामूली है। इस दिन का मकसद और इस मकाम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुतबा हुज्जतुल विदा जो है वो यहाँ पर दिया गया और उनकी तरफ से ये फरमाया गया कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे रिपोर्टर कह लीजिए, हमारे सीनियर एंकर पर्सन कह लीजिए, वो भी खुशकिस्मत तरीन लोगों में शामिल है, आदिल निज़ामी, जो इस वक्त अरफात के मैदान के अंदर मौजूद हैं। हम चलते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं और सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि मुझे रश्क है इस वक्त कि वो जिस मकाम पर मौजूद है, अल्लाह ताला हमें भी जो है ना अपने घर बुलाए, हमें अपने घर का मेहमान करे, हमें तो इंतज़ार रहता है। आदिल, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप बताइए क्या मनाजिर हैं अभी तक, क्या कुछ आपने देखा है और किस तरह के इंतज़ामात, अगर मैं पूछ सकूँ आपसे, वहाँ पर किए गए हैं। थैंक यू सो मच आपके लिए, हम न्यूज़ की पूरी मैनेजमेंट के लिए और दुनिया भर में जो हम न्यूज़ के नाज़रीन हैं उनके लिए यहाँ से मैदान अरफात से ढेरों दुआएं। आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाना है। हुज्जाज कराम जो है मीना में मौजूद थे, रात गए से उनकी जो मैदान अरफात है इसकी जानिब रवानगी का अमल शुरू हो चुका था। आज दोपहर 2 बजे तक, मतलब 1 बजे तक जो ज़ोहर का टाइम है, उस टाइम तक यहाँ पर मीना से हाजियों ने पहुँचना है और खुतबा हज होगा मस्जिद निमरा के अंदर। और जो अली हुज़ैफ़ी हैं जो मस्जिद नबवी के ख़तीब हैं, वो इस बार खुतबा हज की सादत हासिल करेंगे, खुतबा हज देंगे। इसके साथ साथ सऊदी इंतज़ामिया की जानिब से शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस जो बोर्ड के हेड भी हैं, चेयरमैन भी हैं, उनकी जानिब से बताया गया कि दुनिया की 35 ज़ुबानों के अंदर इस बार खुतबा हज को नशर किया जाएगा, टेलीविज़न पर, डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर। बड़ी तादाद में आज़मीन दुनिया भर से यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर फिगर हम बात कर लें तो 16 से 17 लाख का फिगर बताया जाता है जो लोग दुनिया से हज के लिए यहाँ पर आए हैं, दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ से। और सऊदीज़ जो यहाँ पर मौजूद है, अगर उनको मिला लें तो 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस साल हज की शहादत हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ज़िक्र व अज़कार हो रहा है। रात हम यहाँ पर जब मैदान अरफात में पहुँचे, अपने खैमों में यहाँ पर पहुँचे, उससे पहले मिना में थे, तो लोग यहाँ पर ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं, रब के हजूर बख्शिश के तलबगार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रिक्कत अमेज़ मनाजिर भी देखने को मिले। एक जज्बा है जो लोगों को यहाँ पर लेके आता है। इंतहाई मुश्किल हज कहा जाता है कि मुशक्क़त है, हज जो है एक मुशक्क़त है, तो इस मुशक्क़त के लिए लोग यहाँ पर आते हैं।
अब इसके बाद खुतबा हज होगा। खुतबा हज के बाद ज़ोहर से लेकर नमाज मगरिब तक यहाँ पर रुकना लाजिम है तमाम हुजाज इकराम के लिए, जिसके बाद मुज़दलिफ़ा जो है उसकी जानिब जाया जाएगा। और मुज़दलिफ़ा में आज रात तमाम लोग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तमीज़ के बगैर खुले आसमान के नीचे अपनी रात बसर करेंगे। दुनिया की मालो दौलत, दुनिया की शोहरत, इज़्ज़त, सारी चीज़ें साइड पर, मतलब रब के हजूर यहाँ पर लोग, एक बंदा आजिज़ी के अंदर रात खुले आसमान के नीचे बसर करेगा, जहाँ पर उसके पास कुछ मतलब कहने के साजो सामान, कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं होगी। जिसके बाद रमी जुमेरात के लिए जाएंगे और फिर मीना में अपने खैमों में क़याम करेंगे। तो यहाँ पर रूह परवर बेशक यही तो एसेंस है ना हमारे दीन का, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें नज़र आती है हज के दौरान, जब अपना हर तारुफ इंसान एक तरफ छोड़कर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होता है और खड़ा होकर कहता है कि हम सिर्फ तुझे मानने वाले हैं, सिर्फ तेरे ही बंदे। बहुत ही खूबसूरत आपने बात की आदिल। अच्छा, वैसे तो मुशक्क़त है, लेकिन ये मुशक्क़त ऐसी है जो करने के लिए ना हर इंसान का, हर मुसलमान का दिल तड़पता है। ऐसे में वो लोग जो दूसरे मुसलमानों का ख्याल रखते हैं ताकि वो अपनी इबादत को सुकून से कर सकें, वो भी बहुत ज़्यादा नेक काम है, बहुत ज़्यादा इबादत का काम है, सवाब का काम है। तो इंतज़ामात के बारे में बताइएगा, क्योंकि हमें पता चला था और फोरकास्ट ये थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि AI ड्रोन कैमरों की मदद से भी इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए आदिल। जी, अगर इंतज़ामात की बात कर लें तो सऊदी गवर्नमेंट, क्योंकि हर साल हज जो है मुनक्किद होता है और सऊदी गवर्नमेंट जो है ख़ादमाने हरमैन शरीफैन इसकी तमाम जो इंतज़ामात हैं उसको बुरे कार लाते हैं। तो एवरी सिंगल ईयर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बेहतरी आती चली जा रही है। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिलती है, AI यहाँ पर उसका इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, ड्रोन कैमरास जो हैं उनके ज़रिए सर्वेलेंस की जा रही है। इवन अद्वियात वगैरह जो है वो पहुँचाने का काम भी ड्रोन कैमरास के ज़रिए लिया जा रहा है। मतलब इस तरह की जिद्दत आपको नज़र आएगी। ओवरऑल CCTV कैमरास के ज़रिए भी तमाम मॉनिटरिंग जो है उसका अमल जारी है। खासी हमने चेकिंग देखी, किसी भी जगह हम जा रहे होते थे, मतलब हरम भी जा रहे होते थे हज से कुछ दिन पहले तक भी, तो जगह जगह जो है पुलिस के नाके लगे होते थे, चेक किया जाता था। इस नौइयत के बैंड्स दिए गए हैं जिसके ऊपर QR कोड है, इस नौइयत के कार्ड्स दिए गए हैं। जितने भी हुजाज कराम हैं ये सब के पास इस तरह के कार्ड्स और इस तरह के बैंड उनकी कलाई के ऊपर मौजूद है, जिसे बासानी QR कोड स्कैन करके पता चल जाता है कि हाजी वाकई हाजी है, मतलब लीगल वे से हज कर रहा है कि ये इलीगल वे से दाखिले की कोशिश कर रहा है। तो कह लें कि ऐसे लोग जो इलीगल वे से आना चाहते थे उनकी रोकथाम के लिए खातिर का इंतजाम भी देखने को मिल रहे। और साथ साथ जुर्माना अभी अनाउंस किया गया था सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से 20,000 रियाल से लेकर 50,000 रियाल तक जुर्माना भी हो सकता है। ये तो बता दिया कि लोगों को रोकथाम का जो मामला। ऑन द अदर साइड गर्मी इस बार भी खासी ज़्यादा है, पारा 45 डिग्री से ऊपर होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मिस्ट फ़ैन जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, एयर कंडीशन सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। मिस्ट फ़ैन का अगर मैं बताऊँ आपको कि ये जनाब पानी जो इसमें से निकलता है, ड्रिजलिंग जो होती है पानी की, उसे जो आप फौरी तौर पर एवेपोरेट हो जाता है पानी, और जो दर्जा हरारत 45 डिग्री जो बाहर होगा वो उस पानी की वजह से जनाब कोई 3 से 10 डिग्री तक भी कम हो सकता है, क्योंकि हवा ठंडी हो जाएगी। गर्द हलूक जो यहाँ पे हवाएं चल रही हैं वो थोड़ा बेहतर हो जाएंगी। तो ये वो टेक्नोलॉजी से वो जिद्दत है जो सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जितने भी यहाँ पर खैमे मौजूद हैं सब के सब एयर कंडीशन है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर एयर कंडीशन लगाए गए हैं, सोफ़ा कम बेड तमाम हाजियों को यहाँ पर मुयसर है। जितने भी 20 लाख से ज़्यादा हाजी मौजूद हैं सब के लिए इसी नौइयत के इंतज़ाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जगह जगह पानी जो है वो लगाया गया है। मौसम की शिद्दत एक बड़ा मसला थी, अम्ब्रेलास जो है वो तकसीम किए गए हुजाज को, बल्कि जो किट्स यहाँ पर फराहम की गई थी पाकिस्तान से भी जो हुजाज यहाँ पर आए थे वजारत मजहबी अमूर या फिर निजी कोटे के तहत, उनके पास जो किट थी उसके अंदर हिफाजती सामान जो है वो खासा रखा गया था ताकि लोग गर्मी की शिद्दत जो है उसको बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि लंबे लंबे ट्रैक्स हैं। उस तरह से 20 लाख लोगों को मैनेज करना कितना आसान नहीं होगा। आपने यहाँ से मीना से इवन आपने बसों के ऊपर आप आए हैं अरफात में, अब अरफात से आपने मुज़दलिफ़ा जाना है, बसों का जो काफ़िला होता है वो काफ़िला रुक जाता है, सुस्त रवि का शिकार हो जाता है लंबे लंबे ट्रैक्स की वजह से, तो लोग पैदल चलने को तरजीह देते हैं। उसके बाद आपने रमी जुमेरात के बाद आपने जनाब हज का जो तीसरा कह लें कि अहम रुकन है, तीन रुकन है हज के, एक उसमें एहराम बांधना है, दूसरा वकूफ़ अरफा और तीसरा जनाब तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए भी हरम जाना है। तो रमी जुमेरात से 9 से 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस बनता है, तो शायद उस तरह से ट्रांसपोर्टेशन मुयसर नहीं आती या फिर सफ़र ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि पैदल चलकर ये सफ़र करें थ्रू
थ्रू आउट द वे मिस्ट फैन है, ड्रिजलिंग पानी मतलब निकलता हुआ वहाँ पर नज़र आता है आपको, और जो कहने की आबो हवा है उसको थोड़ा सा बेहतर मॉडरेट रखने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है सऊदीज़ की जानिब से। इशरत कत्लगाह अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है शमशीर का उनिया होना। अब मुशक्क़त की बात कर रहे हैं आदिल, मोमिन तो वो है जो अल्लाह के हुजूर हक़ की राह में जान देने से भी दरीग़ नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी में ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तानी भी वहाँ पर मौजूद हैं जो हज करने के लिए गए हुए हैं, उनके लिए इंतज़ामात कैसे हैं? और वज़ीर मजहबी उमूर जो है सरदार यूसुफ, वो भी मक्का में मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी के बारे में और क्या असरात हुए हैं उनकी मौजूदगी के, ये भी बताइएगा प्लीज़। 1,80,000 के करीब आज़मीन हज इस साल निजी और सरकारी कोटे के तहत हज बैतुल्लाह की सआदत के लिए इस टाइम मौजूद है मैदान अरफात के अंदर, और यहाँ बिल्कुल जो आबादात हैं उसके अंदर मशगूल दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और सऊदी हुकूमत की जानिब से खातिर खा जो इंतजाम हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा कि इस बार जो है अगर आप सरकारी कोटे के तहत आए हैं या निजी कोटे के तहत आए हैं तो जो आपको खैमे दिए गए हैं वो एयर कंडीशनड हैं, और उसके साथ साथ बाकी जो सहूलियात जो तमाम दुनिया भर के आए हुजाज जो उनको मिलती हैं वो पाकिस्तानी आज़मीन हज को भी यहाँ पर मिलती नज़र आती हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ अल्लामा ताहिर शरफी जो प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इंतजाम का जायज़ा ले रहे हैं। सरदार यूसुफ ने, क्योंकि वो एक हफ़्ता से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है यहाँ पर यहीं मक्का मुकरमा में मौजूद है, उन्होंने डिफरेंट जो होटल्स हैं जहाँ पर पाकिस्तानी ठहरे हुए थे उनका भी दौरा किया, गाहे जो पाकिस्तानी हैं उनसे मुलाकात भी की। कल रात भी मिना में जो पाकिस्तानियों के खैमे हैं हमने देखा कि वहाँ पर गए और पाकिस्तानी जो आज़मीन हज है उनके हाल चाल पूछते रहे, इंतजाम के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, सहूलियात के हवाले से उनसे जो है दरियाफ्त करते रहे। इसके साथ ताहिर शरफी वो भी गाहे बगाए हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो खैमे हैं वहाँ पर जा रहे हैं, होटल्स जो हैं वहाँ पर जा रहे हैं। साथ साथ वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर उन्होंने जो यहाँ पर हज कंट्रोल सेंटर बनाया गया है उसका भी दौरा किया। जो सऊदी वज़ीर हज हैं तौफीक फौजान, उनसे भी मुलाकात की और इंतजाम के हवाले से कुछ यहाँ पर हमने देखा था कि सोशल मीडिया पर कुछ शिकायत थी लोगों की यहाँ पर जो मामला थे उनको लेकर, जहाँ 20-22 लाख लोगों को मैनेज करना है, इक्का दुक्का इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो उनको भी पूरी तौर पर उनका अजाला करने की भी कोशिश की गई है। तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, रब के हजूर यहाँ पर दुआएँ की जा रही हैं। तो मस्जिद निमरा जो है यहाँ पर खुतबा हज होगा और जिसमें उम्मत मुस्लिमा को जो दरपेश मसाइल हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हज हो रहा है, जब आपने मिडल ईस्ट की हालत आपने देख ली, आपने गज़ा की सूरत हाल आपके सामने है, किस तरह वहाँ पर जेनोसाइड हुआ, कश्मीर में किस तरह के मजालिम हो रहे हैं वो आपके सामने है। तो ये सारे के सारे जो मौज़ूआत हैं इनका जो खुतबा हज है उसके अंदर अहाता किया जाता है। हर साल जो है आज़ादी फ़लस्तीन की, बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए दुआ की जाती है, और इस बार जो जंग के हालात हैं इस टाइम मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद की, यकजहती की इंतहाई ज़रूरत है। इस हवाले से भी डेफिनेटली खुतबा हज में बात होगी और जो खुतबा हज पेश किया जाएगा इन तमाम अमूर का उसमें अहाता किया जाएगा। इस टाइम भी मैं इस टाइम अपने अरफात में अपने खैमे में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो खैमा है, खैमा के अंदर लोग अपने ज़िक्र व अस्कार के अंदर लगे हुए हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। हज का रुकन आज़म आज अदा होना है। आज के दिन जो भी दुआ की जाती है अल्लाह पाक के हजूर वो लाजमी कबूलियत का शर्फ हासिल करती है। तो इस नीयत के साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने ममालिक के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो पाकिस्तानी है पाकिस्तान के लिए यहाँ पर दुआएं कर रहे हैं। वंस अगेन आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, हम न्यूज़ की पूरी मैनेजमेंट के लिए और दुनिया भर के जो लोग हमें आज के दिन देख रहे हैं मैदान अरफात से जहाँ पर रुकन आज़म हज का अदा हो रहा है, आप सब के लिए ढेरों दुआएं। आदिल, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत मुबारक करे आपकी ये इबादत, और जितने भी लोग दुनिया भर में मौजूद हैं जिनका दिल करता है, जिनकी ख्वाहिश है कि वो भी अल्लाह के घर के मेहमान हो, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे और अपने घर का मेहमान करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे अरफात के मैदान से। इट इज़ द होम कमिंग ऑफ द सोल, अपने ओरिजिन की तरफ वापस जाना और एक रूह जो तड़पती है अपने ओरिजिन की तरफ जाने के लिए, अपने उस माखज़ की तरफ जाने के लिए जिसका वो हिस्सा है, तो ये जाहिर है कि उस वक्त आपकी इबादत के अंदर खशियत का मंजर जो है ना वो कुछ और ही होता है। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा गाहे गाहे हम आपको अपडेट करते रहेंगे मैदान अरफात से भी और हज के जो मनासिक अदा किए जा रहे हैं उन सब के बारे में। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और एक मरतबा फिर से आपको मुबारकबाद देते हैं नौज़ुल हज की, यौम अरफा की। मैदान अरफात से एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज के दिन की फजीलत, हमें किस तरह की दुआएं करनी चाहिए। वो तमाम लोग जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं हैं और इस रुकन को अदा नहीं कर पाए हैं और दुनिया भर में मौजूद हैं, अपने घरों में मौजूद हैं, उनके लिए क्या क्या अल्लाह ताला की तरफ से फ़ज़ाइल हैं जिनको अदा करना चाहिए, कौन सी इबादत करनी चाहिए। मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है मैदान अरफात से, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला कबूल करे आपकी ये इबादत और हमें भी नसीब करे। आज के दिन की फ़जीलत, यौम अरफा की फ़जीलत के बारे में मैं चाहूँगी कि आप कुछ बताइए हमारे देखने वालों को हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फजर के अंदर, सूरतुल फजर के आगाज ही के अंदर वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र, जिन 10 रातों की कसम खाई है, उसमें इब्तदाई तौर पर ज़िलहज्जा के ये इब्तदाई 10 दिन ही मुराद है। फिर इसमें वश्शफ़्इ वल वत्र के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, तो यहाँ पर ताक अदद से मुराद एक कौल के मुताबिक 9 ज़िलहज्जा का दिन है। 9 ज़िलहज्जा की गैर मामूली फजीलत है। यहाँ तक के सिहाह सित्ता के अंदर कई कुतुब अहादीस में ये रिवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन का अगर कोई रोजा रखता है तो ये 1 साल पहले और 1 साल पीछे, यानी 2 साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है। और फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये भी बात आई है कि इस दिन का रोजा रखना और इन रातों में इबादत करना, ये दर हकीकत आम दिनों में, साल के जो बाकी अय्याम है, उनसे कई गुना ज्यादा अजर व फजीलत का हामिल है। हत्ता कि तिरमिजी की एक हदीस के अंदर तो इन 10 रातों के बारे में ये तक बात आई है कि अगर कोई शख्स इन 10 रातों में से किसी रात में इबादत करता है तो उसको शब कदर का अजर व सवाब मिलेगा। तो यौम अरफा का रोजा रखना 2 साल के गुनाहों की माफी का जरिया है, गुनाहों के कफारे का जरिया है। फिर साथ ही साथ अरफा, यहाँ आज अरफात के मैदान के अंदर लाखों आज़मीन हज जमा है। आज के दिन की एक बहुत बड़ी गैर मामूली फजीलत ये कि एक नहीं, मुतअद्दिद हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन जितने लोगों की बख्शिश होती है, आज के दिन जितने लोगों की मग़फ़रत का फैसला और ऐलान होता है, ये साल में किसी और दिन इतने ज्यादा अल्लाह ताला लोग माफी और बख्शिश का फैसला और ऐलान नहीं फरमाते जितने आज के दिन, अरफा के दिन, लोगों की बख्शिश का फैसला और ऐलान होता है। सबसे ज्यादा लोगों की मग़फ़रत वाला दिन आज का दिन है। फिर इसी तरह एक रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आज के दिन फरिश्तों पर बाकायदा फख्र का इजहार करते हुए ये इरशाद फरमाते हैं कि ये जो यहाँ पर एहराम की हालत में गर्द आलूद मट्टी से अटे हुए ये मेरे बंदे आए हैं, ये क्या चाहते हैं? तो फरिश्तों की तरफ से जवाब मिलता है, या अल्लाह ये बख्शिश और मग़फ़रत चाहने के लिए आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो इन्होंने सवाल किया मैंने इनको अता कर दिया, जो इन्होंने बख्शिश और मग़फ़रत मांगी मैं इन सब की बख्शिश और मग़फ़रत का ऐलान और फैसला करता हूँ। यहाँ तक कि आप हैरान होंगे कि एक हदीस में ये भी बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरफात के मैदान के अंदर लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। तो एक फरिश्ता कहता है कि या अल्लाह, इसमें फला फला बंदा तो सिर्फ रियाकारी के लिए आया था, या वो फला अपने किसी काम से आया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान होता है, क़द गफ़रतु लहुम, मैंने इन सब की बख्शिश और मग़फ़रत कर दी। अल्लाहु अकबर। तो जितना कुर्ब आज के दिन में, जितनी बख्शिश आज के दिन में, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुर्बत का मकाम आज के दिन में बंदों को मिलता है, जितना आज के दिन फ़ख्र का मामला अल्लाह की तरफ से होता है, और जितना आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल फरमाता है, किसी और दिन साल के अंदर इतनी ज्यादा मग़फ़रत और दुआओं की कबूलियत का मौका नहीं होता जितना अरफा के आज के दिन के अंदर ये मौका अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती साहब आपने वजाहत की है और फ़ज़ाइल बयान किए हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालिए कि हम जानते हैं कि हज करना सिर्फ उसी पर फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखता हो, जो अफोर्ड कर सकता हो, लेकिन ख्वाहिश तो हम सब के दिलों के अंदर है कि हमें भी मौका मिले और हम भी इस्तिताअत रखें और हमें भी अल्लाह के घर जाने का, उसकी सरज़मीन को देखने का, उसके घर को देखने का मौका मिले। जो लोग नहीं जा पाए, जो जाना चाहते हैं,
या उतना सवाब कमाना चाहते हैं, उनके लिए क्या फ़ज़ाइल जो है ना वो शरीयत बताती है कि वो घर बैठे बैठे कौन सी इबादत करें कि उनको उतना ही सवाब मिले जितना उन हुज्जाज कराम को मिला है या मिलेगा जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है और हज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल हज कल जिहाद फरमाया। हज की गैर मामूली फजीलतें हैं, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत्ता की कई रिवायात के अंदर ये हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा सिवल जन्ना, हज मकबूल और हज मबरूर, इसका बदला अल्लाह की तरफ से सवाए जन्नत के और कुछ नहीं है। और दूसरी रिवायात के अंदर बार बार कसरत के साथ ये आया कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजियों की बख्शिश और उनकी मग़फ़रत का ऐलान फरमाते हैं। सगीरा गुनाह तो माफ़ होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कबीरा गुनाह भी माफ़ होते हैं। तो हज एक बहुत बड़ी गैर मामूली इबादत है। इंसान की ज़िंदगी के गुनाहों का मीटर साफ़ हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी के गुनाह ख़त्म और झड़ जाते हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया, जैसे रेगमाल को अगर किसी लोहे पर रगड़ा जाए और उससे जंग दूर हो जाता है, हज करने से इंसान के गुनाह भी इसी तरह से झड़ जाते हैं। गोया आपने सोने को या चांदी को या लोहे को किसी बाकायदा चीज, सैकिल चीज से रगड़ा और उससे जंग दूर हो गया। इंसान की बॉडी, इंसान के वजूद, इंसान के जिस्म से हज करने से इसी तरीके से गुनाह झड़ जाते हैं और गुनाह माफ हो जाते हैं, गुनाह खत्म हो जाते हैं। तो इससे बढ़कर इंसान के लिए कोई और फजीलत हज की नहीं हो सकती कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना, सबसे बड़ी जरूरत ये हुआ करती है कि अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमा दे, उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाए। ये हज वाले अमल के जरिए से हो जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका इतना बड़ा मकाम रखा है। बुखारी की रिवायत में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों के लिए सिफारिश फरमा रखी है, और वो क्या, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल हाज, ऐ अल्लाह हाजियों की मग़फ़रत फरमा, वली मन इस्तग़फ़र लहुल हाज, और हाजी यहाँ अरफात के मैदान में आकर अपने रिलेटिव, अपनी कम्युनिटी, बिरादरी, अपने दोस्त, आइज़ा अक़रीबा जिनके लिए बख्शिश मांगे, नबी ने पहले से सिफारिश फरमा रखी है, अल्लाह तू उनकी भी बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। तो ये इतना बड़ा अमल है। तो ये अमल तो यहीं आकर के ही होता है, लेकिन इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं कि लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, हज बैतुल्लाह उसी पर फर्ज होता है जो इसकी माली इस्तात रखता है। तो एक तो आपके प्रोग्राम के जरिए से मेरा पैगाम, बल्कि शरई हुक्म ये है कि अल्लाह ने जिनको माली हैसियत दी हो वो जल्द से जल्द हज कर ले और हज के फरीजे को अदा कर ले। एक तो जो अहम तरीन काम है, हम में से हर एक को ये बात खास तवज्जो के साथ सुननी और समझनी चाहिए, जिसे माली इस्तात है वो हज करे, और जो बाकी अपने घरों के अंदर मौजूद है वो अगर आज के दिन का उन्होंने रोजे का एहतमाम किया या अपने अपने वतन और मुल्क के एतबार से, जिस पूरी दुनिया में, कोई अमेरिका में है, अफ्रीका की साहिली पट्टियों में है, कोई यूरोप में है, कोई रशिया की रियासतों में है, कोई अरब ममालिक के अंदर, अपने अपने मुल्क के हिसाब से अरफा के दिन 9 ज़िलहज्जा को रोजे का एहतमाम करे। मैंने पहले बताया कि रोजे का एहतमाम करने से 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर एक तड़प अपने अंदर रखनी चाहिए, एक अपने दिल के अंदर एक लगन, एक चाहत, एक आरजू, एक कल्बी तमन्ना कि अल्लाह मुझे हज बैतुल्लाह अता फरमा। तो जब ये हज बैतुल्लाह की तमन्ना, दुआ और साथ ही साथ अगर वो कुर्बानी वाला फरीजा, फिर साथ ही साथ वो रोजे वाला काम, फिर इस दिन खास तौर पर इबादत 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 का बतौर खास एहतमाम, आज की रात अपने वतन, अपने घर में रहते हुए भी इबादत का एहतमाम किया जाए, तो इंशाअल्लाह हम जानते हैं अल्लाह रहमानुर रहीम है, वो हमारी नीयतों को जानता है, वो हमारी ख्वाहिशात को जानता है, वो ये जानता है कि हम उससे कितना करीब होना चाहते हैं, उसके घर को देखना चाहते हैं, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इस्तात नहीं रखते, इसलिए वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो हमें वो तमाम फ़ज़ाइल, वो तमाम बदले जो है नेकी के देता है, जो शायद किसी हुज्जाज को देता होगा, हुज्जाज कराम को देता होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुफ्ती साहब, हमें भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, ये दरख्वास्त है आपसे। बाकी एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप भी कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा आप इबादत कर सकें आज के दिन, क्योंकि आज का दिन जो है अल्लाह ताला सबसे करीब होता है।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद उल अज़हा पर वैसे तो सुन्नत इब्राहिमी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और उतना वक्त नहीं मिल पाता कि कहीं घूमने के लिए चले जाएं, लेकिन अगर आपके प्लान के अंदर है घूमना फिरना, और गर्मी क्योंकि हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा और फोरकास्ट यही है कि अगले आने वाले दिन जो है वो पारा हाई रह सकता है, तो हमारे शुमाली इलाका जात जो हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स मौजूद हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। एट द सेम टाइम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा इस मरतबा काम किया गया है, बहुत ज़्यादा नए स्पॉट्स जो हैं उनको डिस्कवर किया गया। एट द सेम टाइम इंतज़ामात के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर टूरिज़म एंड कल्चर खैबर पख्तूनख्वा अथॉरिटी हलीमा इकबाल साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि इस मरतबा कौन कौन से स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर सयाहों को जाना चाहिए, इंतज़ामात किस तरह के हैं, और लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो फिर कितना ज़्यादा रश एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहाँ पर लोगों से। हलीमा साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे हैं जो इस मरतबा लोगों की तवज्जो का मरकज़ होने चाहिए, जहाँ पर लोगों को जाना चाहिए। ये आज के तो सीजन स्टार्ट होने वाला है बल्कि हो चुका है, तो बहुत ज्यादा लोग जो है तो चट्टा, कैलाश, तीर, उमराज, स्वाद, ठंडियानी, नारा, इस साइड्स पे जो है नतिया दिली, तो ये तमाम स्पॉट जो है तो आज लोग वहाँ पे जा रहे हैं और लोगों की तवज्जो का मरकज़। इवन के पेशावर में हुनर मेला अरेंज किया, तो आपने देखा भी होगा उसमें स्पेन से, इटली से, रशिया, डिफरेंट जो है तो फॉरेन टूरिस्ट जो है तो वो आए और क्योंकि बहुत अच्छे रिव्यूज भी थे। और जो है तो इंडिया में तो खैर बहुत ज्यादा बड़ा है, काफी पिछले साल तो मेरे ख्याल में अच्छा रीमा साहब, वैसे नॉर्मली ईद उल अज़हा के मौके पर हम सब जानते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ऑप्ट नहीं करते कि वो शुमाली इलाका जात की तरफ जाए, तो लगता है ऐसे है कि रश कम होता है, लेकिन आप या अथॉरिटी जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, किस तरह का रश हो सकता है, कितने लोग जा सकते हैं और क्या उसके हिसाब से प्लानिंग कर ली गई है? हमारे पूरा स्टाफ जो है तो उनकी चुपचिया जो है तो वो कैंसिल हम कर चुके हैं और 24/7 वो अपने जिंदगी से अंजाम पेंगे जो टूरिज्म से। इसके अलावा जो हमारे इंफॉर्मेशन सेंटर है रिक्स एरिया से, वहाँ का स्टाफ जो है वो भी 24/7 है, तो वहाँ बेटा रहे लोग। इसके अलावा हम जो है वहाँ पे हमारे जो सेंटर्स है वेस्ट एरिया या इंफॉर्मेशन सेंटर्स, वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली इंटरनेट की फैसिलिटी भी देते हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं। वहाँ पे हम तो पुलिस को भी, मकानी पुलिस जो है। अच्छा हलीमा साहिबा, स्टैट्स जो है ना वो हमेशा ये बताते हैं कि हर साल टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे होते हैं हमारी इस खूबसूरती को जो पाकिस्तान के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है इसके लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, आपको क्या लगता है, क्या वो काफ़ी है, इस रश को संभाल पाएगा वो? जी, यहाँ पे तो खैर टूरिज्म अथॉरिटी तो हर साल जो है तो एक प्रोजेक्ट लाती है, उसमें जो है तो इन तादाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक तो अपग्रेड करते हैं, दूसरा जो है तो इनको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। अब भी जो है तो हमने जो है तो इंटीग्रेटेड जोन्स में, टूरिज्म इंटीग्रेटेड जोन में 3 चीजें जो है वो क्लियर की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उससे भी काम स्टार्ट होगा। कैंपिंग पोर्ट से भी जो है तो हमारी साइट आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और बहुत जल्द उससे इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ऑलरेडी इसमें हम एमओयू जो है वो साइन कर चुके थे, तो हम जो है तो इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बाकी सियाही इस तरह एक्टिविटीज हम प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल डेज है, वहाँ पे जो है तो हम टूरिस्ट अट्रैक्शंस डिफरेंट चीजें जो है तो वो तारीफ कराएं। फॉर एग्जांपल पार्क है। That's great. Thank you so much हलीमा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड आई होप कि जितने भी लोग, जितने भी टूरिस्ट जा रहे हैं शुमाली इलाका जात की तरफ या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, उनको वो तमाम इंतज़ामात मिले जो कि ज़रूरी हैं किसी भी टूरिस्ट के लिए। और स्पेशली अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, और अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं इन सारी खूबसूरती को देखने के लिए, तो आपको आना चाहिए। यहाँ पर आपको ऐसी खूबसूरती मिलेगी जैसी कहीं पर दुनिया में मौजूद नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अलावा कहीं पर मौजूद आपको
आपको नहीं मिलेंगे, और वो है कुर्बानी का जज्बा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि चाहे हम अफोर्ड ना भी कर पाए, उसके बावजूद अपनी सेविंग्स को निकाल कर कुर्बानी लाजमी करना चाहते हैं, ताकि अल्लाह के हुजूर हम अपना नाम जो है ना उस लिस्ट के अंदर लिखवा सकें, टिक मार्क करवा सकें। पेशावर चलते हैं, वक्कास हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि पेशावर मंडियों की इस वक्त क्या सिचुएशन है। वक्कास, ओवर टू यू, बताइएगा आखिरी दिन है, आज के दिन जो खरीदो फरोख्त है कुछ तेज़ हुई है? आज फाइनल राउंड है, किसी ने अपने लिए कुर्बानी के जानवर ख़रीदने हैं तो बस आज ही का दिन है और कल ईद उल अज़हा है, तो इसलिए पेशावर की मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो गया है और ख़रीदो फ़रोख्त भी जारी है। व्यापारियों की जानिब से बड़ी तादाद में जानवर लेकर आ गए हैं वो, और साथ साथ जो ख़रीदार है वो भी बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो पेशावर की मवेशी मंडियों में छोटे जानवरों की कीमतें जो है वो 70,000 से शुरू होकर 3 लाख रुपए तक दुम्बा, बकरा वग़ैरह जो है ये मिल जाता है, और अगर बड़े जानवरों की बात की जाए तो उसकी कीमतें 1.5 लाख रुपए से लेकर बैल हो या भैंस, उसकी कीमतें इसी मुनासिबत से 6 से 7 लाख रुपए तक अच्छा और ख़ूबसूरत बजट के मुताबिक जानवर मिल जाता है। तो व्यापारियों की भी आज के दिन कोशिश है कि वो अच्छा सा अच्छा मुनाफा कमाए, और ख़रीदार जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए अपने बजट के मुताबिक अच्छा और ख़ूबसूरत जानवर जो है वो ख़रीदे। इसके साथ साथ अगर कसाईयों की बात करें तो कसाईयों ने भी तैयारी पकड़ी है और उन्होंने भी अपने रेट्स मुकर्रर किए हैं। अगर छोटे जानवरों की बात की जाए तो दुम्बा जो है वो पेशावर में ईद का कुर्बानी का जौहर है ना, कि जो लेने के लिए आया कुर्बानी का जानवर उसकी भी ईद हो जाए और जो बेचने के लिए आया उसकी भी ईद हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं, स्टे विद अस। ईद के सब रंग होंगे, हम और आप संग होंगे चुटकुले। अब वो कैरेक्टर है बहुत अच्छा। मशहूर शख्सियात से भी रहेंगी मुलाकातें। ये वो लगता है तेरा साबुन। अच्छा बहुत मुबारक, वांटेड फॉर द पेट्रोल कार। एक और गेम रहती है। 15 साल से हुकूमत में हमारे सूबे में। एक आदमी एक दीवार कितने दिन में बनाएगा? जब ऑपोजिशन को कोई इतराज नहीं, आप कौन होते हैं? जज साहब, हम आपको नहीं मानते। सियासत का शेर जो है वो कौन है? नवाज शरीफ। बड़ी ईद पर हम और आप साथ साथ होंगे। देखिए सुबह से आगे ईद स्पेशल, ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 10:03 पर सिर्फ हम न्यूज पर। ईद उल अज़हा की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख सकेंगे ईद के तीनों दिन सुबह 10:03 से 12 बजे तक। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन हर रोज़ हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि डेवलपमेंट हर रोज़ नए तरीके से सामने आती है। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ खबर आती है कि अटैक कर दिया गया, स्ट्राइक्स कर दी गई है अमेरिका की तरफ से ईरान में, बंदर अब्बास के इलाके में, जो कि सदर्न ईरान का इलाका है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में हमले अपने दिफा के अंदर किए गए हैं, जिसके अंदर मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियां जो हैं उनको निशाना बनाया गया। और जंगबंदी के दौरान इस तरह से अटैक किया जाना, सवाल ये है कि अब वो किस तरह से इफेक्ट करेगा इस ट्रूस को जो इस वक्त ईरान और यूएस के दरमियान चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि मुज़ाकरात कहाँ पर पहुंचे हैं, तो कतर में पहुंचे थे अब्बास अरागची और उनके साथ साथ इस जो बाक़िर ग़ालिबाफ साहब हैं, और वहाँ पर जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ स्ट्राइक्स कर दी गई हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि अब मुज़ाकरात इसी तरह से चलते रहेंगे, उसके अंदर हमें कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। एक और अहम अपडेट जो आई वो ये थी कि इजराइल की तरफ से अब ये तैयारी की जा रही है कि लबनान के अंदर अपने हमले जो हैं, अपना ऑपरेशन जो है उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। सवाल ये है कि हमें तवक्को क्या करनी चाहिए इन टॉक्स से, क्योंकि ईरान की तरफ से और यूएस की तरफ से ये कहा गया था कि हम फाइनली किसी मुआहिदे की तरफ पहुंच जाएंगे और एमओयू के ऊपर साइन भी हो सकता है। और ऐसी सूरत के अंदर ये वाली खबर सामने आना कि स्ट्राइक्स कर दी गई हैं यूएस की तरफ से ईरान के सदर्न इलाके पर, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जौहर सलीम साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, और पाकिस्तान का किरदार जो है उसके ऊपर हमें बात करनी है। एंड एट द सेम टाइम अब से थोड़ी देर पहले खबर भी आई है कि TRT वर्ल्ड जो है उसकी तरफ से भी सराहा गया है पाकिस्तान के किरदार को, स्पेशली फील्ड मार्शल साहब को कहा गया द मैन इन द मिडल।
जॉर्ज साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। करंट डेवलपमेंट जो हुई है उसके ऊपर मैं चाहूँगी अपना एनालिसिस आप रखिए सामने कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमले कर दिए जाते हैं। मार्को रूबियो या सेंटकॉम के तर्जुमान कहते हैं कि हमने अपने डिफेंस के अंदर ये स्ट्राइक्स की हैं। कैसे अफेक्ट करेगा ये इन मुज़ाकरात को? जी बिल्कुल, देखिए मैं ये समझता हूँ ये प्रेशर एंड टॉक स्ट्रेटजी है। 3-4 चीजें चल रही हैं इस वक्त। एक तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, साथ ही मुज़ाकरात में नई से नई बातें भी सामने आई हैं। कल परसों में जो ख़ुसूसन जो कल ट्रंप ने बात कर दी इब्राहिम अकॉर्ड्स की कि सब ये ज्वाइन करें। मुल्क जो है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाए, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब और कतर शामिल थे उस वक्त उस टेली कॉन्फ्रेंस में। तो उससे बहुत सारे मुबस्सिरीन ये समझ बैठे कि अब ये जो है ना उन्होंने इसको लिंक कर दिया इस सारे प्रोसेस को उसके साथ। लेकिन मैंने उस पर कल भी ये कहा था कि वो जो है वो कंडीशनल नहीं किया उन्होंने। उनकी ज़ाहिर ख्वाहिश है, इजराइल की तो बहुत ज़्यादा कोशिश भी है, लेकिन जो है वो ये नहीं है कि जी अगर आप जब तक ये नहीं करेंगे तो ये मुआहदा नहीं होगा। इट्स नॉट अ मेक और ब्रेक। और वो उसके बाद के जो वाकयात हैं उन्होंने ये साबित किया है कि वो बात ऐसी ही है। कुछ मुबस्सिरीन हमारे इधर उसको गलत समझ बैठे थे। दूसरी चीज ये देखें, अब ये जो हमले हुए हैं स्ट्राइक्स, ये क्या है? ये पोस्टरिंग भी है और इसमें अमेरिका एक मैसेज दे रहा है ईरान को। वो मैसेज ये है कि देखें ईरान में क्या हो रहा है कि वो नेगोशिएशन स्ट्रेटजी जो उनकी है वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं बहुत से इश्यूज पे, जो जिसको कहते हैं ना अमेरिका के तई वो ड्रैग कर रहे हैं नेगोशिएशन को, और वो समझते हैं कि उससे उनको बेहतर टर्म्स मिलेंगी। तो और वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो थोड़े डेस्परेट हैं जल्दी डील करने के लिए, तो इसलिए हम उनसे ज्यादा कंसेशंस ले सकते हैं। और ये जो मेन चीज है जो मैं कह भी चुका हूँ कि जो असल अहम चीज है जिसपे अभी तक तनाज़ा बाकी है, वो ये है सीक्वेंसिंग उस चीज की। वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दिया ना, नो डस्ट नो डॉलर्स, तो उस वक्त वो इस वक्त अहम है। वो क्या है? वो ये डस्ट किसको कहते हैं? डस्ट तो वो 440 किलोग्राम अफसुदा यूरेनियम जो है, जो दबी हुई है नतांज और इस्फहान और फर्दों की जो न्यूक्लियर साइट्स अमेरिका ने ऊपर से तबाह की है उसमें। और दूसरे डॉलर्स की वो बात करते हैं, वो जो उनके एसेट्स अनफ्रीज होने हैं। तो शुरू में ही कोई 6 से 12 अरब डॉलर की बात चल रही है जो कि कतर के बैंकों में है और कतर से ही रिलीज होने हैं। इसलिए आपको ये बहुत सारी डिप्लोमेसी इस वक्त कतर में नजर आ रही है, वहाँ पे जो दौरे हो रहे हैं सारे, और वहाँ पे अच्छा ये मैंने आपसे पूछना भी था, आई एम ग्लैड आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि पाकिस्तान से निकलकर कतर की तरफ जाना और वहाँ पर मुज़ाकरात का होना, हमें क्या समझना चाहिए? पाकिस्तान इज नो लॉन्गर इन द मिडल, या फिर ये सिर्फ किसी और स्ट्रैटेजी की वजह से, किसी और वजह से कतर की तरफ मुंतकिल हुए मुज़ाकरात? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को अभी भी कलीदी अहमियत हासिल है इस सारे प्रोसेस में। पाकिस्तान अभी भी जो पिवटल मीडिएटर है वो है, लेकिन कतर इसमें शामिल जो है इस वजह से हुआ। 2-3 वजूहात हैं। एक तो खैर मेन वजह मैंने बता दी कि वो जो रकम मिलनी है ईरान को, और देखें मैं इस पे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ईरान को वो कंसेशंस बिल्कुल नहीं देंगे जब तक कि उनको अप फ्रंट यानी कि फौरी तौर पर मुआहदा साइन होते ही कुछ उनको उनकी रकम एसेट्स अनफ्रीज ना हो। वो बिकॉज उनको डेस्परेट जरूरत है इस वक्त, वहाँ पे इक्तिसादी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है इस वक्त। तो वो एकदम चाहते हैं कि उनको कोई, वो तो 25 अरब डॉलर चाहते थे, लेकिन चलें बात जो भी 6 से 10-12 अरब डॉलर की बनती है, वो कतर से फंड रिलीज होंगे। इसीलिए ईरानियों की तवज्जो अब कतर पे काफी ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे के बैंक्स में है वो। तो दूसरी चीज है कि कतर जो है वो इसलिए भी अहम है कि कतर ने और सऊदी अरब ने अमेरिका से खास तौर पर, यूएई भी था उसमें, लेकिन कतर पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है ना। उनकी तो सारी गैस की एक्सपोर्ट ही बंद हो गई है और उनकी 17% जो कैपेसिटी है वो भी तबाह हो गई है। तो ईरान ने जब उधर मिसाइल्स के वो गैस फील्ड पे, तो उस वजह से कतर की शदीद ख्वाहिश है कि मसला जल्दी से हल हो। तो वो ईरान चाहता है कि जो कतर की लेवरेज है अमेरिका पे, उसको वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। डेफिनेटली ख्वाहिश तो ये जॉर्ज साहब ट्रंप साहब की भी है, हम सब की भी है, क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी भी बहुत मुतासिर हुई है। महंगाई का जो एक नया तूफान आया है उसकी वजह से। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो स्ट्राइक्स अब हुई हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करें ईरान की तरफ से? कैसे क्या रिटेलिएट किया जा सकता है या क्या रिएक्शन आ सकता है? देखिए मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से कोई रिटेलिएशन आई भी तो सिर्फ वो सिंबॉलिक होगी, सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए होगी। कोई बहुत ज्यादा मतलब उस तरह की सीरियस नहीं होगी कि जिससे ये सारा प्रोसेस ब्रेक डाउन कर जाए। उसकी वजह ये है कि ईरान भी ये मुआहदा चाहता है। ईरान को भी फौरी तौर पर सैंक्शंस रिलीफ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके कोई एसेट्स अनफ्रीज हों
और उनको भी पता है कि अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो उसमें उनका बहुत नुकसान भी होगा, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा। उसके बाद फिर खलीजी ममालिक का होगा, फिर जो बाकियों का। अमेरिका को डायरेक्टली तो कोई नुकसान नहीं होता, ना वो कोई ऑयल या ना कोई गैस यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, ना कोई और चीज, उन पे तो सिर्फ इनडायरेक्ट असर हो रहा है। तो इसलिए जो है ईरान इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उनकी नेगोशिएशन स्ट्रेटजी ऐसी है कि वो बहुत ही जो है ना, इस वक्त उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना कंसेशंस अमेरिका से हासिल करें। हम क्या समझे, ये जो पॉइंट्स रखे थे ईरान ने अपने सामने, जिनके ऊपर वो चाहते थे कि इत्तेफाक हो जाए या मान लिए जाएं अमेरिका की तरफ से, उनमें एक ये भी था कि हिजबुल्लाह के बारे में भी बात की जाए और लेबनान के अंदर जो इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है, अटैक्स किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, उनको भी रोका जा सके। और अपेरेंटली ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि इजरायली जो है नेतन्याहू, उनसे बात हो भी चुकी है। लेकिन अब ये खबर का सामने आना कि इजराइल जो है अपना ऑपरेशन बढ़ा रहा है, हम क्या समझे, ईरान ने क्या बैकआउट कर लिया है हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक वाली जो स्ट्रैटेजी थी उससे, या फिर अभी भी उनके लिए है, वो कलीदी अहमियत रखता है? नहीं, बिल्कुल उसकी अहमियत है, ऐसी बात नहीं है। ईरान ने बिल्कुल विड्रॉ नहीं किया। अब वो क्या रहा है, ये थोड़ा सा देखिए, ये इस वक्त जाहिर है गेम थ्योरी इन एक्शन है। वो ये रहा है कि अमेरिका जो है चाहता था कि ईरान मेन जो न्यूक्लियर है इशू, उस पे वो 2-3 चीजें मान जाए। एक तो सस्पेंशन मान जाए, वो जो है ना 20 साल की वो चाहते हैं जीरो एनरिचमेंट के, जिसमें आप बिल्कुल सेंट्रीफ्यूजेस चलाएंगे ही नहीं, कोई अफजूदगी नहीं करेंगे यूरेनियम की, और वो सबसे ज्यादा अहम है अमेरिका के लिए। और साथ ही साथ दूसरी अहम चीज जो है वो 440 किलोग्राम जो अफजूदा यूरेनियम है। अच्छा, ईरान उस चीज को मौखर कर रहा था, वो कह रहे थे कि जी अब नया हुर्मुज़ पे पहले उसको खोल देते हैं, वो भी कुछ जो है ना उनके पार्शियल कंट्रोल्स के साथ ही आप अपना ये ब्लॉकेट हटा दें और एक परमानेंट सीज फायर कर लें, ये ईरान की कह रहा था। और वो न्यूक्लियर पे वो कहता है इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो जो शुरू में तो एमओयू साइन होगा, फिर उसके बाद जो 60 दिन का पीरियड है उसमें डिस्कस होगा। अच्छा, अब अमेरिकन और इजरायलीज क्या कर रहे हैं उस वक्त, वो कह रहे हैं क्योंकि ईरान उस पर बहुत ज्यादा उस पोजीशन से नहीं चेंज किया उन्होंने, अब इस तरफ थोड़े से आए हैं कि जी ठीक है, वो 440 किलोग्राम जो अफजूदा यूरेनियम है उसका हम असूली तौर पर मान लेंगे, लेकिन अगर आप हमें फंड्स रिलीज करें। अब अमेरिकन ये चाहते हैं कि बड़ा इस तरह का वो वाटर टाइट किस्म का मुआहदा हो कि जिसमें कोई ये ना हो कि पहले उनको एक बार पैसे दे दें, बाद में फिर वो जो है ना वो यूरेनियम जो सी है उस तरह से वो उसको जो है हैंड ओवर ना करे। तो इसलिए जो है ना ये वो जो अपने हाथ में लेवरेज जो बाकी होना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जो लेबनान वाली है, उनको ये भी शो कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो अभी अटैक भी किया है ईरान पे, वो क्या उनको शो कर रहे हैं, अमेरिका उनको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि देखें, आप जो समझते हैं कि आपका अपने हुर्मुज़ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, उसको आप नेगोशिएशंस में एज ए लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हमने आपको ब्लॉकेट किया हुआ है, दूसरा ये आपका कंट्रोल जो है इसको हम किसी वक्त खत्म भी कर सकते हैं या कम से कम इसको हम कम कर सकते हैं। इसको हम, ये नहीं है कि ये बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल है। तो उन्होंने एक तो ये इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट किया, दूसरा इजराइल जो लेबनान पे कर रहा है उसे ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि देखें हमारे हाथ में और भी लेवरेजेस हैं। तो ये सारा प्रेशर इस वक्त जो आ रहा है वो इसी चीज के लिए आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पे एक अनएम्बिगुअस जिसको कहते हैं ना, जिसमें कोई भी किसी किस्म का इबहम ना हो, बिल्कुल भी उस किस्म की लैंग्वेज माने। इस पे देखिए मार्को रूबियो की एक स्टेटमेंट आई है जो बड़ी अहम है। मार्को रूबियो ने कहा इस वक्त बात हो रही है कॉमास की और सेंटेंसेस की, तो उसमें देर भी लग सकती है। तो मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि जो उसकी जो भी लैंग्वेज हो एमओयू की शुरू में, उसमें कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जिसको इस्तेमाल करके बाद में ईरान जो है वो कुछ चीजों से जॉर्ज साहब आपके एक्सपीरियंस को, आपका जितना भी तजुर्बा है उसको मद्देनजर रखते हुए, जहन के अंदर रखते हुए, आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या ईरान जो है जिस तरह से उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, अपने ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम अटैक भी कर सकते हैं, फिर हम लेबनान के ऊपर भी अपने ऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर, क्या लेबनान मान जाएगा इस एक अहम पॉइंट से पीछे हटने को कि अफजूदा यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दे या फिर किसी तीसरी कंट्री के हवाले कर दे, क्योंकि ये ऑप्शन भी पहले मौजूद था? और अगर ऐसा होता है तो वो कंट्री कौन सी हो सकती है? क्या अभी भी हम रशिया ही समझें, ऐसा पॉसिबल है? जी, आप गलत से लेबनान कह गए, ईरान यानी कि हाँ बिल्कुल ईरान जो है। देखिए, अब रशिया की बात इस वक्त अब चाइना की ज्यादा बात हो रही है कि जी, क्योंकि आप देखें उन्होंने क्या किया, ईरान ने 2 चीजें की हैं। एक तो कालेबाफ को उन्होंने अपना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर चाइना मुकर्रर किया है, साथ ही कालेबाफ को उन्होंने मुकर्रर कर दिया फॉर्मली एज चीफ नेगोशिएटर। ये अहम है क्योंकि कालेबाफ जो है वो प्रैग्मेटिस्ट हैं, कालेबाफ डील करना चाहते हैं। और तो कालेबाफ जो है इससे पहले IRGC के जनरल भी रहे हैं और उनकी एक आइडियोलॉजिकल भी उनकी एक्सटेंडिंग है। लेकिन साथ ही साथ
वो जो है ना उनको एक जो है प्रेगमेटिस्ट के तौर पर भी यानी अमलियत पसंद के तौर पर भी देखा जाता है। तो चीन का अब जो है ना इसमें सारी इस वक्त जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, चीन का किरदार उसमें बढ़ रहा है। चीन का किरदार 2-3 तरीके से बढ़ रहा है। तो उनकी लेवरेज जो ईरान पे है वो इस्तेमाल करें। दूसरा, अब ये जो आपने न्यूक्लियर की बात की, तो अगर इस पे डील हो जाता है तो वो फिर शायद वो अगर तीसरे मुल्क के हवाले हुआ तो हो सकता है वो चीन के हवाले कर दें। इस वक्त इस चीज का भी इम्कान है जिसपे अमेरिका भी मांग We'll have to wait and see कि क्या किया जाता है। बट थैंक यू सो मच जॉर्ज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जॉर्ज जी प्लीज। ये जो इसमें मेक और ब्रेक है ना, मेक और ब्रेक जो है कोई और चीज नहीं होगी, वो यही चीज होगी। ये न्यूक्लियर जो है ना, ये जो अफसुदा यूरेनियम का मामला है ये, और इसके साथ ही जो है ना ये जो इनको फंड्स अनफ्रीज होने हैं, ये 2 पॉइंट्स ये इस वक्त की हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जॉर्ज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए, और हमेशा की तरह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही आर्टिकुलेटेड अंदाज में जॉर्ज साहब ने अपना एनालिसिस रखा है कि मेक और ब्रेक पॉइंट्स जो हैं वो 2 ही हैं। एक ये कि अफज़ूदा यूरेनियम के मामले के ऊपर कोई ना कोई हल निकाला जाए, और दूसरा जो उनके फंड्स हैं उनको रिलीज़ करने की बात की जा रही है। वेल, दुआ करते हैं आज के मुबारक दिन के मौके के ऊपर कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो भी किसी जगह पर पहुँच जाए और उसका हल निकल आए। वापस आ जाते हैं। बार बार हम चाहते हैं कि हम अपनी खुशियों को दोहराते रहें, और हमें जो मौका अल्लाह ताला देता है अपनी क़ुर्बत हासिल करने का, उसके बारे में बात करते रहें। सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाएगी। कल ईद उल अज़हा इंशाल्लाह मनाई जाएगी, और इस वक्त मुल्क भर की मवेशी मंडियां जो हैं वहाँ पर हम सब जानते हैं कि ख़रीदार बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया और लोग अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जैसा उनको जानवर पसंद है और जितने पैसों में वो ख़रीद सकते हैं वो इस वक्त ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। जबकि व्यापारी जो हैं वो भी इंतज़ार करते हैं लास्ट मोमेंट तक कि किस तरह से ना बारगेन किया जाए और थोड़ा सा अपना फ़ायदा जो है वो ज़्यादा कर लें, ताकि वापस जाकर अपने बच्चों की ईद जो है ना वो भी अच्छी कर सकें। मुख्तलिफ शहरों की मंडियों के अंदर क्या सिचुएशन है, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। कराची से गियास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और लाहौर से उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। गियास, मैं आपसे ये आगाज़ करती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और बहुत शुक्रिया पूरा आपने जो एक सीरीज़ चली है हमारी मंडियों से अपडेट्स लेने की, आपने उसके बारे में बताया। बताइएगा आज क्या सिचुएशन है। हम जानते हैं इस वक्त थोड़ा अर्ली मॉर्निंग है, इतना रश नहीं होगा, लेकिन क्या रश नज़र आ रहा है आज लास्ट डे के ऊपर? तवक्को की जा रही है कि ज़्यादा लोग आएंगे? बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को हज अकबर की मुबारकबाद। बहुत अहम फरीज़ा है जो मुसलमान वहाँ अदा कर रहे हैं, और उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी उसका एक रुकन है, उसके साथ एक जुड़ी हुई चीज़ है जो कि मुसलमान करते हैं, और उसकी अदायगी के लिए लोग आखिरी डे इंतज़ार कर रहे थे कि लास्ट डे ख़रीदारी कर सकेंगे। लेकिन मैं मंडी की आपको सूरत दिखाऊँ, जिस तरह आपने कहा हम बैक टू बैक लोगों को अपडेट कर रहे थे। मैं मलिर मंडी में मौजूद हूँ, और मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा राइट से मेरे लेफ़्ट से पैन करना शुरू करें, और ये आपको देख रहे हैं राइट से पूरे खूटे खाली नज़र आ रहे हैं। कंटिन्यू जगह खाली है, इसका मतलब जानवर फ़रोख्त हो गया है। और इसके साथ आगे बढ़ते जाएं तो थोड़े जानवर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मेरे राइट साइड पे मैं कैमरामैन को कहूँगा ले जाएं, मनाजिर दिखाएं हमारे नाजरीन को। ये कुछ जानवर इक्का दुक्का आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और बैक साइड तक मंडी खाली दिखाई दे रही है। ये मलिर की मवेशी मंडी है जो कि पूरे 12 महीने यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है, लेकिन ईद के 2 महीने यहाँ काम होता है। तो भरपूर ख़रीदारी हुई है, व्यापारी भी मुतमईन है। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि इंसान थोड़ा नाशुक्रा होता है, तो किसी को अपनी रेंज का जानवर मिल जाता है तब भी वो खुश नहीं होता, व्यापारी को अपनी मर्जी का रेट मिल जाता है तब भी वो बोलता है कि मसले मसाइल रहते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खरीदारी भरपूर हुई है, जबरदस्त खरीदारी हुई है, लोगों ने जानवर खरीदे हैं। ये चलती रहनी चाहिए, ये ज़रूरी भी होती है। ये बता दीजिए कि जो कसाई है उनके क्या रेट्स चल रहे हैं? वैसे पहले दिन का क्या रेट होगा? छोटे जानवर के कितने पैसे ले रहे हैं? बड़े जानवर के लिए क्या रेट फिक्स किया है? पहले दिन अगर जो जानवर ज़िबा होगा, छोटा जानवर हो यानी 2 मन 2.5 मन का जानवर है, उसकी कीमत जो कसाई तलब कर रहे हैं वो है 15,000 रुपये। यानी मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 15,000, और मैक्सिमम जो है 18,000 रुपये इसका रेट है। बकरे की अगर बात करें तो बकरे का रेट ज़्यादा होता है, हालांकि छोटा बकरा हो या दरमियाना बकरा हो उसकी कीमत जो है 5,000 रुपये तक पहले दिन का रेट है। उसके बाद आप चले जाएँ दूसरे दिन, तो दूसरे दिन जो है दरमियाने जानवर का भी रेट, या फिर छोटे जानवर का भी रेट, या फिर बड़े जानवर का रेट, यानी 5 मन 4 मन का जानवर स्टार्ट करें और आप 6-7 मन तक चले जाएं तो दूसरे दिन का रेट 10,000 रुपये। 10 से 12,000 के दरमियान आपको खसाब जो अच्छा प्रोफेशनल खसाब है वो जानवर काट के देगा, आपको ज़िबा करके देगा। बकरों के रेट की बात करें तो दूसरे दिन भी बकरों का रेट सेम रहेगा, क्योंकि उसमें मेहनत वही होती है
कीमत वही रहती है। थोड़ा सा हम लोग जो है थोड़ा सा अर्ली और जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है कि सुबह अर्ली जानवर गिरवाना है। 3 दिन जो शरई तौर पर ईद मौजूद है, ईद के दिन मौजूद हैं, पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आप सुकून से अगर जानवर ज़िबा करवाएं तो आपके रेट भी रीज़नेबल हो जाते हैं और आपकी जो है गुंजाइश के मतलब आपने सिर्फ पैसे जो है ना सुकून से ये काम जानवर की खरीदारी के लिए नहीं रखने हैं, बल्कि आपने कसाब के लिए अलहदा से कुर्बानी करने के लिए वो पैसे रखने हैं। 15,000 रुपये अच्छी खासी रकम होती है। बहरहाल हो सकता है शहरों के हिसाब से भी इसके अंदर फ़र्क हो, तो हम उस्मान से भी जानेंगे ज़रा। लेकिन पहले मंडियों की सिचुएशन मैं पूछ लूँ उस्मान से। उस्मान, लाहौर की मंडियों के अंदर ख़रीदारी हो चुकी है, अभी भी चल रही है, क्या सिचुएशन है? देखें, जो ज़्यादातर लाहौरी हैं उन्होंने तो अपने कुर्बानी के जानवर ले लिए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मिडिल क्लास तबका है वो अभी भी हमें मवेशी मंडी में नज़र आ रहा है और उनकी ये कोशिश है कि वो कम कीमत पर अच्छा कुर्बानी का जानवर ले लें। लेकिन अभी सूरत ये है, आज आखिरी रोज़ है ईद से पहले और मंडी के अंदर इतने ज़्यादा ख़रीदार मौजूद नहीं हैं। जानवर बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो बैल हैं, चाहे वो बकरे हैं या छतरे हैं, अभी भी यहाँ पर जानवर है। लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल खरीदारी काफ़ी हद तक कम हुई है। गो कि कराची में सूरत हाल कुछ और गयास बता रहे थे, लेकिन यहाँ लाहौर के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा जानवर इस लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर ख़रीदार भी जो आ रहे हैं उनकी कोशिश है कि आज वो के ऊपर कुर्बानी का जानवर लेकर जाएं। अच्छा, यहाँ पर जो व्यापारी हजरात हैं वो जो दूर दराज से आए हुए हैं उनकी भी ये कोशिश है कि वो कम से कम भी जो बकरा है जिसके अंदर 20 केजी तकरीबन वेट है और गोश्त है जिसके अंदर से निकलेगा, उसकी कीमत वो 70 से 75 हज़ार रुपये मांग रहे हैं अभी भी। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि 85,000 तक बकरे की जो है वो कम हुई है, क्योंकि अब वक्त कम रह गया है, चंद घंटों की दूरी पर है ईद का दिन। तो महंगाई के अंदर या फिर कीमतों के अंदर कुछ कमी आई है आज के दिन? देखिए, मैंने कुछ सर्वे किया है, 2-3 व्यापारियों से बात की है, 2-3 शहरियों से भी बात की है। जो एवरेज मुझे पता चली है, तो एक शख्स ने मुझे बताया कि उसने गुज़िश्ता रोज़ ₹1,00,000 का एक बकरा लिया है और आज वही बकरा जो है वो कुछ व्यापारी उससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। मतलब रेट अभी उस तरह से टूटा नहीं है यहाँ पर लाहौर की मवेशी मंडी के अंदर और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शाम के वक्त जब थोड़ी सी शाम हो जाएगी और रात का वक्त होगा तो हो सकता है यहाँ पर रेट कम हो जाए और जिन लोगों ने अभी तक कुर्बानी के जानवर नहीं खरीदे वो अपनी क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक जो है वो उसको ले लें, हासिल कर लें। लेकिन अभी मुश्किल है क्योंकि लाहौर में एक तो दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इस वक्त है और ख़रीदार इस वजह से भी कुछ मवेशी मंडी के अंदर कम नज़र आ रहे हैं। कम है और मुकाबला हमें काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। कराची के अंदर रेट कुछ टूटा या नहीं टूटा, ये मैं ज़रा गयास से जानना चाहूँगी। गयास, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है कि वक्त क्योंकि अब कम रह गया है, व्यापारी भी अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, तो रेट उन्होंने थोड़ा सा कम कर लिया हो? जी बिल्कुल टूटा है रेट और रेट पे कमी हुई है। इस मंडी में जहाँ मैं मौजूद हूँ इस पे अच्छी ख़रीदारी हुई है। जिस तरह मैंने आपको सिचुएशन दिखाई मार्केट की, तो यहाँ पर एक एवरेज यानी मिडिल क्लास, जिस तरह उस्मान बता रहे हैं कि मिडिल क्लास तबके को उनकी मर्ज़ी का जानवर मिला है। लेकिन उसमें हैरान हूँ, उस्मान बता रहे हैं और मुस्तकिल रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी मेरे साथ, कि एक बकरे की कीमत लाहौर में ₹1,00,000 से ऊपर वसूल की जा रही है। लेकिन कराची में फ़िलहाल ये सूरत हाल नहीं है। कराची में एक बकरा, एवरेज बकरा जो है तकरीबन 40 से 50,000 रुपये में मिल रहा है और उसके बाद अगर अच्छी नस्ल का बड़ा ऊंचा तगड़ा बकरा आप खरीदेंगे तो वो 70-80 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा कराची की मार्केट में। दूसरी बात ये है कि व्यापारी वापसी की तैयारी कर रहे हैं और ये आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, ये चारपाइयाँ लगी हुई हैं, ये इनके सोने का बंदोबस्त है। टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, ये खुलना शुरू हो गई है, ये देखें खाली होना शुरू हो गई, रस्सियाँ खुल गई हैं। बिल्कुल ये खुल गई हैं, तो इसका मतलब है व्यापारी जो कि बलूचिस्तान से जो आए हुए हैं कराची, वो करीब जगह है, कोयटा से कुछ आए हुए हैं, वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। यानी हम कहते हैं ना शूट खत्म होने के बाद पैकअप, आपको पता है, तो यहाँ पैकअप हो रहा है। पैकअप होने के बाद लेकिन अभी लाहौर के अंदर पैकअप दूर नज़र आ रहा है। और अगर हम चलें ट्रांसपोर्ट का भी लगा लें कि ट्रांसपोर्ट के को भी की कॉस्ट को ऐड कर लें, तब भी डबल कीमत नहीं बनती है जितनी लाहौर में बताई जा रही है। लेट्स होप कि थोड़ा सा रेट और टूटे ताकि लाहौर के रहने वाले जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका है वो भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके। उस्मान, थैंक यू सो मच हमें अपडेट करने के लिए। गयास आपका भी बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए सिचुएशन मंडियों। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया गयास आपका कराची से और मंडी से हमें अपडेट देने के लिए, और इसके साथ साथ उस्मान आपका भी बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए लाहौर
दिसंबर के अंदर। आई होप कि रेट टूट जाए ताकि तमाम लोग जो है ना वो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म हमारे शो का। इंशाल्लाह आपसे करेंगे हम मुलाकात कल ईद शो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, तैयारी अच्छी सी करिए, अम्मी का हाथ बटाइए, अब्बा जो है ना उनके साथ लड़ाई आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, और अपना कुर्बानी का जानवर जो है ना उसका अच्छा सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।